साइंसी कहानी माहिरीन की ज़बानी। आज के वेबकास्ट में हमारा फोकस होगा कि हम कोरोना वायरस की टेस्टिंग, उसकी स्प्रेड और उसकी वैक्सीन डेवलपमेंट पे बात करें। एंड हमारे आज के जो 3 पैनलिस्ट हैं उसमें से हमारे पास अभी जो है सिर्फ 2 जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। तो प्लीज बेयर विद अस और हम ये कि उनके जो सवाल हैं हम वो लेटर ऑन ऐड कर देंगे, ठीक। तो आज के हमारे 3 एक्सपर्ट्स जो हैं जो हमारे साथ शामिल होंगे वो हैं सबसे पहले डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी। अनफॉर्चुनेटली हम वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम उनके क्वेश्चंस जरूर ऐड इन कर देंगे इस वीडियो के एंड पे। डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी जो है वो एक प्रोफेसर और एडवाइजर हैं एट ICB कॉमसैट यूनिवर्सिटी एंड वो खारजी साइंस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सैयद शहजादुल हुसैन जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। नेक्स्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज एंड ये खारजी साइंस सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। डॉक्टर शहजाद, कैन यू हियर मी? मैं आपसे ज़रा चेक कर लूँ एक दफ़ा, कैन यू हियर मी? आई थिंक इसमें बस आ रहा है। चलिए डॉक्टर मुस्तफ़ा, आई जस्ट स्टार्ट ऑफ विद यू। मैं आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पहले पूछ लूँगी। सबसे पहला सवाल ये है कि कोरोना वायरस में जो लोग ऑलरेडी क्या कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्टेड थे और वो सेहतियाब हो गए, वो दोबारा से इस वायरस में मुब्तला हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया निम्रा और ख्वाज़मी साइंस सोसाइटी यहाँ पर मुझे इनवाइट करने का और हमारी बातें सुनने का। ये साइंस का नया कल्चर है जो इस बीमारी की वजह से हमारे मुल्क में आया है और मुझे बहुत खुशी है और मेरे साथ मेरे बाकी सब दोस्त और मेरे सीनियर्स जो हैं वो उनको मौका मिला अगर अपनी बातें जो हैं वो आम लोगों के साथ शेयर करने का, ख़ास तौर पर साइंस और तहकीक के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद दूसरी बात जो कि आपने मुझसे सवाल किया है कि ये बीमारी दोबारा कैसे आती है और इसकी वजह क्या हो सकती है। तो कोरोना वायरस के जो केस दोबारा आते हैं जिसको रीअकरेंस कहते हैं या री इन्फेक्शन कहते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसकी सबसे जो आमतौर पर बड़ी वजह हो सकती है, खास तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में जिनके पास टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, जिनके पास कोरोना वायरस की तशखीस करने के जो महारत है वो कम है, इन लोगों में सबसे बड़ी वजह हम जैसे मुल्कों में ये हो सकती है इसकी दोबारा वापसी की कि हमने टेस्टिंग में कहीं ना कहीं पर गलती की है। हमने ऐसे लोगों को डायग्नोज कर दिया जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं थे, लेकिन हमने उनको डायग्नोज कर दिया, या उस वक्त वो कोरोना वायरस में मुब्तला थे लेकिन उनके जिस्म में वायरस की जो मिकदार है, वायरल RNA है, वो इतना थोड़ा था कि हमारी सलाहियत जो टेस्ट करने की है उसके अंदर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो हमने उन्हें नेगेटिव करार दे दिया, हमने उनको ठीक करार दे दिया। तो एक आमतौर पर वजह जो बड़ी वजह इसमें सामने आती है वो टेस्टिंग के में कम महारत है। दूसरी वजह जो इसके अंदर सामने आ सकती है वो आमतौर पर ये होती है कि ये रिसेंटली साउथ कोरिया ने तकरीबन 163 लोगों के अंदर दोबारा से जो कि रिकवर हो चुके थे, जो कि कंफर्म्ड पेशेंट्स थे वायरस के, वो जब दोबारा से उनको टेस्ट किया तो उनमें तकरीबन 163 लोगों के अंदर ये बीमारी दोबारा पॉजिटिव साबित हुए टेस्ट के अंदर। ये तकरीबन 2% से ज्यादा मिकदार बनती है उन लोगों की जो कंफर्म केसेस थे साउथ कोरिया में। तो इसकी वजूहात के ऊपर जो वहाँ के साइंसदान है वो और बाकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो ये समझ पा रही है कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव थे पहले, जिनका इलाज हो गया और वो ठीक हो गए और एक बार फिर उनको अंदर दोबारा टेस्ट करने पर कोरोना की तस्दीक होती है, तो इसकी वजह शायद उनके जिस्म में रह जाने वाले वायरस के जर्रात हैं, कुछ ऐसे वायरस पार्टिकल उनकी बॉडी में रह गए हैं जो, क्योंकि ये टेस्ट सेंसिटिव है, ये बहुत थोड़ी सी मिकदार जो टूटी फूटी DNA की मिकदार को भी डिटेक्ट कर लेता है, RNA की मिकदार को भी पकड़ लेता है, तो शायद इस वजह से भी उनको दोबारा जो है वो दोबारा पॉजिटिव वो हो रहे हैं। और लेकिन ऐसे लोग के बारे में हमें एक बात कंफर्म है कि अगर एक आदमी रिकवर हो जाए तो वो कंटेजियस नहीं है। तकरीबन 99% हम ये कह सकते हैं कि वो बाकी लोगों को बीमारी नहीं देने की पोजीशन में है क्योंकि वो रिकवर हो चुका है। जी ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान को कि दूसरी लहर है इन्फेक्शन की, क्या वो हमारे यहाँ पॉसिबल है और अगर तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है?
वायरस की जो दूसरी लहर है इसके बारे में थोड़ा सा अर्ली है हम बहस करें, लेकिन इसको समझने के लिए बीमारी के फैलने के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। जी दुनिया के अलग अलग ममालिक जो हैं वो इस बीमारी की अलग अलग हालत में मौजूद हैं। कुछ लोग इस बीमारी की काफी इसको झेल चुके हैं, इससे आगे जा चुके हैं, जैसे कि चाइना और साउथ कोरिया है, और अभी स्पेन और जर्मनी भी इसको तकरीबन इस बीमारी के जो सख्त हालात हैं उनसे उनसे आगे जा चुका है। कुछ लोग इस बीमारी की ठीक है। पीक को फेस कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि यूके है, और कुछ ममालिक जो कि पाकिस्तान है, इंडिया है और दूसरे मिडिल ईस्ट के ममालिक, यहाँ पर अभी इस बीमारी का जो पीक वक्त है वो अभी आना है। वो हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन साइंसी बुनियादों पर अभी हम उनसे पीछे हैं। तो वो लोग ठीक है। जो इस बीमारी की पीक स्टेज से आगे जा चुके हैं, उन लोगों के तजर्बात से हम ये देख पा रहे हैं कि वहां पर दोबारा कुछ केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। याद रखें, ठीक अगर है। केसेस के दोबारा आने की वजूहात इंसानी गलती है, यानी कि केसेस के दोबारा आने की हम्म, वजह ये है कि हमने टेस्ट अच्छे से नहीं किया है, या हम पहली बार या हम दूसरी बार टेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सूरत में तो गुंजाइश मौजूद है। लेकिन केसेस के दोबारा अपीयर होने की एक खतरनाक तरीन वजह यह है, जो कि अल्लाह ना करे ना हो, वो ये है कि हम्म, वायरस में तब्दीली आ रही है। क्योंकि अगर ठीक वायरस है। में कुछ तब्दीली आ रही हो तो उस सूरत में भी वो नए सिरे से इंसानों को बीमार कर सकता है। और आमतौर पर ये कॉमन है इन्फ्लुएंजा वायरस और बाकी वायरसेस की तरह, कि वो हर साल अपने तो थोड़ी बहुत तरमीम करते हैं। इसीलिए जो भी वैक्सीन लोग जी ऐसे जी वायरसेस के लिए बनाते हैं, उनको वो उस वायरसेस और उसकी वैक्सीन में तरमीम करनी पड़ती है, हर साल उसके अंदर तब्दीली लानी पड़ती है। जी। ठीक है। अच्छा, और कॉमनली अब डिफरेंट वेबकास्ट में और आर्टिकल्स में हर्ड इम्यूनिटी का काफी जिक्र हो रहा है, तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और क्या ये पाकिस्तान में लागू हो सकती है? ये एक लंबा सवाल, ये एक छोटा सवाल है जिसका एक लंबा आंसर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर डॉक्टर शहजाद इसमें हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, बस जी जी दैट्स जी वंडरफुल। चले तो ये हमें मिल गया, तो प्लीज काइंडली पुट योर क्वेश्चंस फर्स्ट टू माय सीनियर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है। थैंक्स तो फॉर कमिंग। ये वाला क्वेश्चन अभी हम होल्ड पे रखते हैं। एंड वेलकम ठीक है। डॉक्टर शहजाद, फाइनली हमारा कनेक्शन जो है वो हो गया है। तो पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे वेबिनार में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोविड-19 की, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि स्प्रेड है, अगर सेकंड लेयर आती है तो वो हमारी वजह से हो सकती है कि अगर हम एहतियात ना करें। तो जो इसकी टेस्टिंग कैपेसिटी है कोविड-19 की, आपकी नज़र में हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम सबको इंक्लूसिव कर सकें? कैपेसिटी टेस्टिंग यू मीन, दैट्स जी, व्हाट। टेस्टिंग कैपेसिटी। देखें, इसको पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई थिंक हमें इसको कंटेन करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ टेस्टिंग बेस्ड जो एनालिसिस है उसकी बुनियाद पे हमें एक्शन या मेजर शायद नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। देखिए हमने अपनी कैपेसिटी, हम गरीब मुल्क हैं, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की है। आज के दिन में हमने 6000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। हम अगर बहुत भी उसको इंक्रीज कर लें किसी भी तरह से, 20,000 तक भी चले जाएं, जी जी। तो अगर 20,000 एक दिन में करते हैं तो 100 दिन में वो कितने बनते हैं? 20 लाख। 20 लाख। तो 20 lakh is just 1% of our population. ठीक जी है, जी। तो 100 days are like 3.5 months. You cannot wait that long to take some special measures for that. ठीक जी है, उसमें ये अप्रोच जो हम कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सस्पेक्टेड लोगों को हम सेलेक्टिवली चेक कर रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े विगोरसली उस पर काम कर रही है। जी। हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, किसी हद तक बढ़ा सकते हैं और बढ़ानी चाहिए। उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे गवर्नमेंट ने काफी चीजें की हैं, सारे शहरों में ही ऑलमोस्ट अब ये टेस्टिंग शुरू कर दी है। उसमें जो पीसीआर बेस्ड किट्स हैं, बहुत सी पीसीआर मशीनें बहुत सी एकेडमिक यूनिवर्सिटीज में भी पड़ी हुई हैं, उनको साथ जी इन्वॉल्व करें। बहुत सी किट्स पड़ी हुई होंगी, क्योंकि ये जो रियल टाइम पीसीआर किट होती है जी। जी वायरस के लिए, वो कॉमन ही होती है, सिर्फ डिफरेंस एक प्राइमर का होता है, बाकी हर चीज सेम होती है।
जी जी। तो अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत से बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास पड़ी होगी, उनसे आप उनको इन्वॉल्व करके तो अपनी कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक बेस्ट मार्कर है इसका जो जो डिजीज है उसका एनालिसिस का, वो नंबर ऑफ डेथ्स है या नंबर ऑफ पीपल जो कि इंटेंसिव केयर में जा रहे हैं वो है। तो उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है बाकी दुनिया के मुकाबले में। वी आर रियली रियली बेटर पोजिशन इन बेटर। ठीक है, जिस चीज को हम ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि हमें इस चेन को तोड़ना है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, और बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 50% लोग वायरस कैरी करते हैं और उनमें सिम्टम्स नहीं होती। ठीक है, तो हमें एक ऐसी पॉलिसी, ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि हम इस चेन को इस तरह से तोड़ें कि हर शख्स ये अज्यूम कर ले कि मेरे अंदर वायरस है, मैंने बचना भी है और दूसरे को बचाना भी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों में एक अवेयरनेस है जो आज है कि हमें बचना है, ये अवेयरनेस नहीं है कि हमने बचाना है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा काम कर लें हम, और फिर हम बहुत से कारोबार, बहुत से बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं एक सेलेक्टिव वे से, बड़े कंट्रोल वे से, एक डिसिप्लिन वे से, सिर्फ कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करके एक डिसिप्लिन वे से। आपके सामने एक एग्जांपल है, 3 दिन पहले कोरिया ने जनरल इलेक्शन करवा लिए हैं एक बहुत ही डिसिप्लिन वे से। ठीक है, वो भी प्रॉपर लेकर। तो अगर हम एक कानून बना ले फॉर एग्जाम्पल कि जो बंदा भी पब्लिक प्लेस पे है उसको मास्क पहनना मैंडेटरी है। जी, सीडीसी ने रिसेंटली एक भेजा था कि आप वो उसके लिए आपको N95 मास्क की जरूरत नहीं है। अगर 2 लोग कपड़े का मास्क, एक डबल शीट कपड़े का मास्क, दैट हैज बिग इम्पैक्ट ऑन दैट। ठीक है, तो उसमें अगर 2 लोग जो वायरस ट्रांसफर कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, अगर दोनों ने पहने हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। तो अगर इस तरह के मेजर्स हम ले लें, अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा कर लें, तो उसका इम्पैक्ट शायद कहीं ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कीप वेटिंग फॉर हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं और कितने नहीं हैं। वो तो हम कर ही नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम अपनी पॉपुलेशन को एक अनबाइज्ड वे से स्क्रीन करके एक लिमिटेड टाइम में कुछ ले सके। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही हमारी कैपेसिटी है, हमें उसके पैरेलल चलना है। ठीक है, जी जी, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ चीजों पे हमें होप, देयर इज लॉट्स ऑफ होप्स। ठीक है, आज मैं देख रहा था कि तकरीबन 200 के करीब 200 ड्रग्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में चली गई हैं। नई ड्रग्स नहीं, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। ठीक है, उसमें एक तो जो पहले से ऑलरेडी नॉन थी, 2 साल पहले उसका पता चला था, ये क्लोरोक्विनीन जो है, जो SARS-1 के अगेंस्ट में, तो उसको रिपर्पस किया जा रहा है और बड़े मैसिव लेवल पे है। उसके रेमेंडाडीन एक फ्लू वैक्सीन है जो पोलीमरेज इनहिबिटर है, उसको किया जा रहा है। इसी तरह जापान में एक फ्लू के लिए होती थी, वो किया जा रहा है। HIV के एक प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं। तो दो फेमस ड्रग्स व्हिच आर बीइंग ट्राइड। ठीक है, और उसको, और ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तकरीबन 4 वैक्सीन हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल में चली गई हैं, एक अमेरिका से, 2 चाइना से, एक जो है यूरोप से। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी होप है। एक बहुत बड़ी अच्छी चीज ये है कि ये तो एक बात थोड़ी सी क्लियर हुई है रिसेंटली, जो 2 हफ्ते पहले, कि जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट डेफिनेटली है। इनडायरेक्ट डेफिनेटली इस तरह से है कि जब हम कहते हैं, एक स्टडी है जिसमें ये कहा गया कि वायरस तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हवा में सस्पेंड रह सकता है, स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, यानी वायरस जो है वो एक्टिव इंडिपेंडेंटली बिल्कुल नहीं रह सकता। वो जहां पे भी है वो ड्रॉपलेट्स है, जो 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 ह्यूमन सीक्रेशंस हैं, जो म्यूकस है उसके अंदर है। ठीक है, तो अगर एयर के अंदर बहुत छोटा, जो कि इतना छोटा ड्रॉपलेट है जो कि नजर भी नहीं आता, जिसका डायमीटर अराउंड 5 to 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है,
वो एयर के अंदर अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसका जो वहां पे रहने का टाइम है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। मे बी वो 3-4 घंटे से 3-4 मिनट तक आ जाए या उससे भी कम हो। नाइस। ये एक टेम्परेचर का डेफिनेटली एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। और वो जो एयरबॉर्न काइंड ऑफ पार्शियल एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक रोग था कि एक बंदा कहीं पे स्नीज करके चला गया जिसमें वायरस थे, और अगले 2 घंटे तक जो भी वहां से गुजरा उसने वो इनहेल कर लिया। दैट वाज द मोस्ट डेंजरस सिनेरियो, यू नो। ठीक है, तो टेम्परेचर का उस लिहाज से एक इम्पैक्ट है। ठीक है, दूसरा कुछ अननोन फैक्टर्स हैं कि हमारी कंडीशन जो है यहाँ पे वो नहीं है। हमारे फर्स्ट केस जो है अमेरिका के साथ ही स्टार्ट हुआ था, तो हम तो उसके 1% भी हमारे प्रेवलेंस नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव हमारे पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं आपसे जो सेकंड सवाल है मेरा वो ये है कि अब हम थोड़ा सा वायरस के बारे में बात करते हैं कि जो SARS-CoV-2 का वायरस है, क्या उसमें कोई नई तब्दीली हमें मिली है कि स्टडी जो हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो कि हमारी वैक्सीन ट्रीटमेंट में, जैसे आपने पहले कुछ वैक्सीन के नाम बताए, वो उसको और मजीद क्या कहते हैं, इसकी जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उसको जल्दी से हम कर सकें, बिकॉज अभी कुछ हमारा टाइम स्पैन जो है वो ज्यादा है वैक्सीन लोगों पे लगाने के लिए, अभी हम टेस्टिंग फेज में है, राइट? हाँ, वैक्सीन के हवाले से मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, उसकी उसकी कुछ रीजंस है। उसकी रीजंस है, अभी 4 वैक्सीन है, उनमें से 3 जो है वो मैसेंजर आरएनए बेस्ड है। मैसेंजर आरएनए जो वायरस का कोड है, जीन है, वो पार्शियली वही इंजेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन में, ताकि एक किसी डिलीवरी के थ्रू नैनो पार्टिकल हो या कुछ लिपिड्स हो कि वो सेल्स के अंदर जाके हमारा सेल ही वायरस प्रोटीन प्रोड्यूस करे। ठीक है, एक तो ये नई टेक्नोलॉजी है, पहले कभी यूज हुई। टेक्नोलॉजिकली उसके अपने इश्यूज हैं, आई डोंट नो वो कैसे रिजॉल्व होंगे। ठीक है, चले वो हो भी जाते हैं, हमारे जो 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 सेल्स हैं वो उन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस, एंटीजन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, उसमें 2 इश्यूज हैं। एक इश्यूज तो ये है कि जो वायरसेस हैं, इस तरह के वायरसेस, उनमें एवोल्यूशन बहुत तेज होती है। जी। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लेकर आपने वैक्सीन बनाई, उसको 6 माह या साल क्लिनिकल ट्रायल्स में लगी, जब वो पेशेंट में गया, ठीक है, उसने वो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम को अपने को एक्टिवेट कर दिया, एंटीबॉडीज बन गई, बी सेल्स बन गई। लेकिन जब उस बंदे को इन्फेक्शन हुई रियल वायरस से, तो ये मुमकिन है कि उस वायरस की जो वो प्रोटीन है वो हो ही डिफरेंट, उसमें म्यूटेशन आ चुकी हो, और वो एंटीबॉडीज या वो बी सेल्स जो मौजूद हैं वैक्सीन के रिस्पांस में, वो उसके खिलाफ एक्ट ना करें। एक तो ये बहुत सा बड़ा इशू है इन वायरसेस के साथ। जो उससे भी बड़ा इशू है वो ये है इस पर्टिकुलर वायरस में कि इसका जो जनरली जो वैक्सीन बनती है, जो इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, वो वायरस की सरफेस पे करता है। ठीक है, उसके अंदर की प्रोटीन तो हिडन होती हैं। तो इस वायरस में, इसमें तो वायरस जनरली जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ही बने होते हैं, जो ह्यूमन ओरिजिनेट होती है, यानी वो इम्यूनोजेनिक नहीं। उसके अलावा उसका एनवेलप होता है, जो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एनवेलप प्रोटीन, जो कि वायरस की है। अब इसकी जो एनवेलप प्रोटीन है वो स्पाइक प्रोटीन है, और वो जो स्पाइक प्रोटीन है उसके ऊपर भी एक शील्ड है बहुत बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स की, हाईली हाईली ग्लाइकोसिलेटेड, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी ह्यूमन इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, तो इट मींस के जो स्पाइक है उसका बहुत ही थोड़ा पोर्शन है जो इम्यून सिस्टम के लिए अवेलेबल हो सकता है, जिस पे वो एक्ट करे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा होपफुल इसलिए नहीं हूँ। ठीक है, आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ऑन सम बेसिस के आज तक जितने भी ऐसे वायरसेस हैं जिनकी सरफेस हाईली ग्लाइकोसिलेटेड है, आज तक कोई ऐसी किसी भी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हो सकी। HIV का एग्जांपल है जो हाईली ग्लाइकोसिलेटेड है। पिछले 40 साल से साइंटिफिक कम्युनिटी सैकड़ों की तादाद में वैक्सीन बना चुकी है, वो इफेक्टिव नहीं हुई। हेपेटाइटिस C के एग्जांपल है जो भी हाईली ग्लाइकोसिलेटेड है, पिछले 25 साल से डजन्स ऑफ वैक्सीन बन चुकी, बनी जरूर, ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो सकी। ठीक है, सार्स इटसेल्फ, SARS-1 जो है 2003 में आया था, ठीक है,
उसको भी कितने 17 साल हो गए, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हो सकी, मर्स आया उसके अगेंस्ट भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, ठीक है, एक रेवोल्यूशन होगा पूरी वायरोलॉजी में अगर कोई वैक्सीन इसके अगेंस्ट सक्सेसफुल होती है और पॉपुलेशन लेवल पे वायरस को एरेडिकेट करने में कामयाब होती। अगर हम इसको कामयाब कर सकते हैं, अगर कर गए, तो फिर हम HIV और हेपेटाइटिस C को भी कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इस मैकेनिज्म की बुनियाद पे कि सरफेस इज हाईली ग्लाइकोसिलेटेड, immune system has very small space to act on, and then there is a variability. इन सारे फैक्टर्स को लेकर इट्स रियली डिफिकल्ट कि हम कहें कि भाई, अलबत्ता ड्रग्स जो हैं वो बहुत सी बन जाएंगी और उसमें बहुत सी इफेक्टिव भी नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने जैसे कहा कि वैक्सीन का आप इतना होपफुल नहीं है, तो फिर हम इस मर्ज का क्या, किस तरह हम इस मर्ज से निकल सकते हैं? इसके लिए आप जैसे आपने कहा कुछ होप है, कुछ नहीं है, तो अब ओवरऑल क्योंकि हम एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन में हैं, हम वापस रूटीन में चले जाएं, तो ये सारा कैसे पॉसिबल है अगर वैक्सीन जिस तरह की ट्रीटमेंट जो है हमारे पास अभी मुश्किल है आने में, तो इसका क्या सोल्यूशन है जो आपके जरिए में हम कैसे? ट्रीटमेंट्स तो पॉसिबली बहुत जल्दी आ जाएंगी। वो तो मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी जो ड्रग्स हैं, 200 के करीब ड्रग्स जो हैं वो जो यूज हो रही हैं, उसने सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स में आखिरी फेज में जाना है और लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। बहुत से क्लिनिशियंस उनको अपने तौर पे यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव ड्रग्स हैं किसी और चीज के लिए, ठीक है। तो वो तो बहुत जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। 2 तरीके हैं जिससे हम, या 3 कह लें कि जिससे हम इससे निकल सकेंगे। एक तो नेचुरल है, वायरस के अंदर एवोल्यूशन होती है, जितनी भी इससे पहले एपिडेमिक्स आई वो 2, 4, 6 माह के बाद खत्म हो गई, नेचुरली खत्म हो गई, ठीक है। वो एवोल्यूशन उसमें होती रही और अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम जो है वो डोमिनेंट हो गया, आपकी इनेट इम्यूनिटी ने उसको डोमिनेट कर लिया और इट्स गॉन, ठीक है। वो चाहे इबोला हो या चाहे जीका हो जो बहुत रिसेंटली आया था, ठीक है, या उससे पहले आपका मर्स हो, तो वो नेचुरली ही खत्म हुई। एक तो वो एक नेचुरल है, ठीक है। लेकिन जब तक वो नेचुरल नहीं होता उस वक्त तक हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये ड्रग्स हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा मैं होपफुल हूँ कि बहुत जल्दी आ जाएंगी, अप्रूव हो जाएंगी और इफेक्टिव होंगी। एक तो वो है। दूसरा फिर ये है कि जो हम वैसे मेजर्स ले रहे हैं सोशल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है, वी नीड टू लर्न टू लिव विद इट। हम काम भी करें, अपनी इकोनॉमी को भी चलाएं, अपने एजुकेशन को भी चलाएं, अपने बिजनेसेस को भी चलाएं, लेकिन उस एक इतने डिसिप्लिन वे से कि हम इसको मैनेज कर सकें, इसकी ट्रांसमिशन को रोक सकें, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दी कि कोरिया ने तो जनरल इलेक्शन करवा दिए, ठीक है, और डिसिप्लिन इज वंडरफुल थिंग। हमारे मजहब ने सबसे ज्यादा अहमियत डिसिप्लिन को दी है। मैं वहां से एक एग्जांपल चले कोट कर देता हूँ, साइंस का वो है, लेकिन चले नहीं जरूर कीजिए। मैं जो एक गज़वा उहद में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो हुए, जख्मी हुए, बहुत सा नुकसान भी हुआ, तो उसकी रीजन मैं ये उसको इंटरप्रेट इस तरह से करता हूँ कि अल्लाह ने इंसानियत को ये मैसेज देना था कि हाउ डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, कि वो सहाबा ने अगर डिसिप्लिन तोड़ा तो उनको भी सजा मिली, ठीक है। तो अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, और हमें थोड़ा सा इसको कंटेन करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा, एक दूसरे के साथ अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, तो आई थिंक वी कैन मैनेज इट, वी कैन कम आउट इट बहुत जल्दी। ठीक है, ऑलराइट। डॉक्टर मुस्तफा, जो हमारा पुराना जो क्वेश्चन जो पॉज पे था, अगर आप उस पर दोबारा से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं रिपीट क्वेश्चन कि हर्ड इम्यूनिटी। I just want to add couple of things, not actually adding couple of things, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। ओके, सो सैयद पारस साहब ने सवाल पूछा इन द मीनवाइल के पाकिस्तान में जो टेस्ट हैं, क्या हम ये नहीं समझते कि वो बहुत महदूद हैं और इसलिए हमारी केसेस की तादाद कम है? तो इनका आंसर जो है वो सर ने, डॉक्टर शहजाद ने बहुत दोनों तरीकों से दे दिया कि हमारे पास जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो जाहिर है वो कम है और इसलिए हम कम लोगों को चेक कर पा रहे हैं। इससे जो डेटा हमारे पास आता है हम उसके बारे में साइंटिफिकली बहुत ज्यादा हम यकीन से नहीं कह सकते कि दरअसल इतने ही पेशेंट मौजूद हैं। तो यकीनन अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो उनकी तादाद भी ज्यादा होगी। और दूसरी बात जो बड़ी खूबसूरत, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ,
कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हम एक बीमारी की खतरनाक हालत को फेस कर रहे हैं या कम खतरनाक हालत को फेस कर रहे हैं, उसका तयन करता है कि कितने लोग अस्पतालों में जाते हैं और कितने लोग उनमें से शदीद बीमार होते हैं, कितने लोगों को वेंटिलेटर्स पे डालना पड़ता है या कितने लोग आईसीयू में जाते हैं। तो ये तादाद एक लिहाज से एक पैमाना है किसी बीमारी की सिवियरिटी को चेक करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे मुल्क में एक इस हवाले से खुशाइन बात यह है कि बहुत कम लोग हैं, यानी अगर टेस्ट ज्यादा करके ज्यादा लोग भी हम डिस्कवर कर लेते, तब भी जो लोग आईसीयू तक जा रहे हैं या वेंटिलेटर तक जा रहे हैं, उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसलिए हम इस हवाले से ये एक खुशी की खबर है या एक अच्छी बात है हमारे हवाले से। एक और बात जो थोड़ी सी मैं शेयर करना चाहूंगा, वो जो जैसे डॉक्टर शहजाद ने बताया कि स्पाइक प्रोटीन जो इसकी वायरस की सतह के ऊपर होती है, ये आमतौर पर टच करती है किसी खुलिये को, और वो खुलिया हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में मौजूद जो खुलिये हैं उनकी सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं ACE2। उस प्रोटीन के साथ जब वो कनेक्ट करता है तो उसके बाद वो एंटर करने में कामयाब होता है। अब चूंकि ये जो खुलिये हैं लंग्स की नालियां बनाते हैं, ये बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, बिल्कुल बाहर हैं, हवा से बिल्कुल टच, लिहाजा उन तक वायरस का पहुंचना बड़ा आसान है। लेकिन रिसेंटली जब मैंने एक पेपर पहले भी शेयर किया उर्दू जर्नल क्लब में भी, कि कैसे वायरस ने स्पाइक प्रोटीन की मदद से, क्योंकि अगर हम ये सिर्फ यही समझते रहे कि ये ACE2 प्रोटीन की मदद से ही एंट्री करता है, तो फिर वो तमाम सेल्स जिनमें ACE2 प्रोटीन मौजूद है वो इससे खतरे में आ जाएंगे, और उनमें लंग्स के अलावा दूसरे सेल्स भी हैं और दूसरे जो उजलात हैं और ऑर्गन्स हैं वो भी इसमें मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ ये वाले सेल्स, बल्कि एक रिसेंट स्टडी पब्लिश की चाइनीज साइंटिस्टों ने अपने डेटा से, जो पिछले हफ्ते आई, और उसमें उन्होंने बताया कि ये T सेल्स के अंदर भी फ्यूज करने में कामयाब हुआ। लेकिन उसमें थोड़ी सी खतरनाक बात कम ये है कि वो T सेल्स के अंदर डिफ्यूज करने में कामयाब, उनके पास ACE2 प्रोटीन नहीं था, उसके बावजूद भी वो उसके अंदर पेनिट्रेट करने में कामयाब हुआ, लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर पाया, वो अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाया, जिससे हम ये थोड़ी सी सेंस लेने में कामयाब हो जाते हैं कि ये एक ऐसा वायरस है जो ना सिर्फ अपने खास टारगेट्स को, जो उसका प्राइमरी टारगेट है यानी कि लंग्स के खुलिये, बल्कि इम्यून सेल्स के अंदर मौजूद खुलियों के ऊपर भी असरअंदाज जो है वो हो सकता है और हो रहा है। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन जो है वो रिफ्रेश कर सकते हैं, वो दोबारा से पूछ सकते हैं। जी, तो वो क्वेश्चन था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और क्या ये पाकिस्तान में हो सकती है? अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी को मैं सिर्फ ये जनरल ऑडियंस के लिए कि ये बेसिकली एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है कि हम इसकी मदद से इस पे काबू पा लेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले 2 ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिन पे इंसानियत ने काबू पाया हर्ड इम्यूनिटी की वजह से, जिनमें से एक मीजल्स है और दूसरी बीमारी जो है वो स्वाइन फ्लू की थी, वो भी इवेंचुअली इसी वजह से, और भी जरूर होंगी, मैं सिर्फ अपने इल्म की वजह से ये 2 नाम खास तौर पर शेयर कर रहा हूँ जिनसे हमने काबू पाया। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं पर ये अस्यूम करते हैं कि एक वायरस, अगर फर्ज करते हैं कि एक वायरस को अगर हम एक सुर्ख नुक्ते के तौर पर इमेजिन करें अपने दिमाग में, तो उस वायरस को अपने इर्द गिर्द दूसरे नॉर्मल लोगों तक जंप करना होता है। ये जरूरी है कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके पास उस वायरस का उन्होंने उसका सामना ना किया हो, वो वायरस से लड़ने की सलाहियत ना रखते हो। तो जो नॉन इन्फेक्टेड पीपल होते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के इर्द गिर्द, वो वजह और जिम्मा बनते हैं उस वायरस को फैलाने का या उसको आगे लेकर जाने का। अब इस वायरस का जो बढ़ने की रफ्तार है, जो शरह है, वो आमतौर पर दूसरे वायरस से थोड़ी सी ज्यादा है, 2 से 3 है, लेकिन अभी ये डाटा अभी कंफर्म होगा कि यानी कि एक वक्त में ये 3 तक लोगों को मुंतकिल हो सकता है। तो अगर किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मौजूद सब लोग अनइन्फेक्टेड होंगे, तो इस वायरस के आगे मुंतकिल होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसको बचने का एक तरीका ये है कि इस इन्फेक्टेड इंसान के इर्द गिर्द कोई ना हो, जिसको हम आम जुबान में सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, कि लोग आइसोलेट रहें और डिसिप्लिन रहें। और दूसरा तरीका ये है कि हम इन लोगों के इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों को इन्फेक्ट होने दें। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के इर्द गिर्द 5 या 6 लोग इम्यून होंगे और ऑलरेडी इससे गुजर चुके होंगे, तो तब भी ये वायरस जंप नहीं कर पाएगा। ये अजम्पशन शुरू में यूके के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि हर्ड इम्यूनिटी शायद हमारे लिए एक इजी क्योर है। लेकिन याद रखें कि इस सूरत में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनके बढ़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से वो लोग जो अस्पताल जाएंगे, आईसीयू जाएंगे, उनकी तादाद भी बहुत बढ़ जाती है। ये उस मुल्क में मौजूद कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उस मुल्क में कितने मरीजों को संभालने की कैपेसिटी मौजूद है। तो अगर कैपेसिटी उस मुल्क में कम है, तो हम हर्ड इम्यूनिटी का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सब लोगों को इन्फेक्ट होने दें,
तो अगर 60 से 70% लोग जो है वो इससे इम्यून हो जाएं तो फिर वायरस के आगे मुंतकिल होने के चांसेस कम हो जाएंगे और यही वो वजह बनेगी कि फिर ये पैंडेमिक डिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन क्या ये कॉस्ट हम अदा करने की पोजीशन में हैं या नहीं है, ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर साइंसदान और बाकी थिंक टैंक के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं समझने की। और ऑफ कोर्स अगर हम लोगों को महदूद करते हैं, अगर हम इस वायरस को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में हमारी इकोनॉमी जाती है। जैसे कि डॉक्टर शहजाद ने बताया कि हमारे बिजनेस, हमारे जो एजुकेशन है वो सबका सब निजाम रुकता है। तो हमें एक इंतहाई कैलकुलेटिव तरीका अपनाना चाहिए कि किस तरीके से हम वायरस के फैलाव को रोकते हुए अपनी महदूद बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो भी अपने आगे जो है वो उसको चला सके। तो ये एक इफेक्टिव अमल हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसे कराइन मौजूद नहीं है, कोई ऐसे सिम्टम्स या साइन मौजूद नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमें कम नुकसान पहुंचाकर इस बीमारी से बचा सकती है। इसलिए खुदारा इसमें सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और जो आइसोलेशन या खुद को महफूज रखना और दूसरों को महफूज रखना जो है, यही एक बुनियादी आंसर जो है वो अभी तक होएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़े से अब हम जो है सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में कोविड-19 के मुतालिक जो रिसर्च हो रही है, नहीं हो रही है, उसका स्टेटस क्या है? ठीक है। तो डॉक्टर शहजाद, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि पाकिस्तान में इस कोविड-19 के जो रिसर्च के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम प्रॉमिसिंग रिसर्च लोकल हमारे जो बॉडीज है उनके लिए कर सकें। जैसे अगर हम डायग्नोस्टिक्स मीन्स जो है अपनी पॉपुलेशन के वो तैयार कर लें और चीपर वे में तैयार कर सकें, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा हमें इनलाइट कर सकते हैं। हाँ, देखें, ये कोई नई चीज तो नहीं है। जो डायग्नोस्टिक किट बनाना बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। ठीक है। पीसीआर पीसीआर जो हमारे बीएस के बच्चे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें अफसोस की बात यह है कि पिछले 20 साल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने शायद अरबों रुपए बेशुमार इंस्टीट्यूट्स बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इस तरह के बनाए और उसमें इन्वेस्टमेंट की, और हम इस काबिल भी नहीं हैं कि एक पीसीआर किट, डायग्नोस्टिक किट ही बना सकें और अपने वो इंडिपेंडेंट हो सकें। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी। ठीक है। हमारे बिल्कुल हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमें सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है। जहाँ मेरे ख्याल में शायद एकेडेमिया का जो फोकस है, यूनिवर्सिटीज़ का, उसको थोड़ा सा रीओरिएंट करने की भी ज़रूरत है। हम शायद सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के पीछे ही पड़े, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक साइंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जी। लेकिन उसका एक रियल साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी है वो शायद कम है। हम ज्यादा और चीजों के पीछे शायद पड़े रहे। तो मेरे ख्याल में इस तरह से किया जा सकता है कि जैसे एक दो नेशनल अदारे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या पीसीएसआईआर है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक सेंट्रल अदारे को दे दी जाए, एक लॉन्ग टर्म। इस तरह की चीजें जो बहुत ही बेसिक है, जिसके लिए बहुत साइंस या लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, जस्ट चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो वो एक इस तरह की कोई भी पेंडेमिक अगर फ्यूचर में आती है तो उसको डील करने के लिए कैपेसिटी हो, एक परमानेंट कैपेसिटी डेवलप कर सके। ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है। जहां तक ताल्लुक करंट सिनेरियो का है, तो डेफिनेटली बहुत से लोग कर रहे हैं रिसर्च इस पे, ड्रग डिस्कवरी के हवाले से भी, वैक्सीन रिसर्च के हवाले से भी, वायरस को अंडरस्टैंड करने के हवाले से भी। एक दो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स इस पे चल रहे हैं। अभी हम एक किट इस तरह की बना रहे हैं जो सीरोलॉजिकल रिस्पांस बेस्ड किट हो, जिसका साइंटिफिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि उसका हम टेस्ट कर सकें कि वो लोग जो एसिम्टोमेटिक थे, कि पॉपुलेशन में कितने लोग थे जो एसिम्टोमेटिक थे और उनको इन्फेक्शन हुई। तो उस तरह की किट से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि जो करंट इन्फेक्शन है और उसको कभी हुई थी या नहीं हुई थी। तो उससे एक आपको रफ आइडिया हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन में कितना ये फैला था। ठीक है। तो बेसिक रिसर्च तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इम्पोर्ट बंद है, कुछ रिएजेंट्स वगैरह अगर चाहिए होते हैं तो वो नहीं आप ले सकते, लेकिन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों मौजूद है।
ठीक है। डॉक्टर मुस्तफ़ा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी राय में जो पाकिस्तान की जी क्वेश्चन सॉरी मैं आई जस्ट वांट टू मैं इनकरेज करना चाहता हूँ आम लोगों को कि वो डॉक्टर शहजाद की मौजूदगी का फायदा उठाएं और वो हमसे क्वेश्चंस करें और हम उनके क्वेश्चंस को इनकरेज करें ताकि जो आम लोगों के ज़हन में इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं हम उनको उनका जवाब दे सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे टेलीविजन पे माशाल्लाह जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी होती है, लेकिन जैसे कि हुक्म भी हम सब लोगों को ये है कि इसका सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो लोग इसके बारे में जानते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा उनके एक दो क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करके फिर मैं जल्दी जल्दी मैं आपके पास आता हूँ। गुलाम सरवर साहब ने हमसे पूछा है कि क्या इन्फेक्टेड पर्सन दोबारा भी री इन्फेक्ट हो सकता है? तो अब तक की जो साइंस जिसको हम समझ चुके हैं मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी की, उसके मुताबिक 99% से ज्यादा हम ये समझते हैं कि अगर एक आदमी किसी बीमारी में मुब्तला हुआ, खासतौर पर वायरस की बीमारी में मुब्तला हुआ और उसके इम्यून सिस्टम ने उसका हल तलाश कर लिया, यानी कि वो ठीक हो गया, तो उसके जिस्म के अंदर उस बीमारी के खिलाफ मखसूस किस्म के हथियार, वेपन्स यानी कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये उसके जिस्म में रहती हैं और वो उसे हम कहते हैं कि ये इम्यून हो गया और अब ये दोबारा इससे इन्फेक्ट नहीं होगा। ये हम 99% से ज्यादा एक्यूरेसी से कह सकते हैं कि वो आदमी दोबारा इससे इन्फेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमें इसके बारे में खतरे की कोई जरूरत फील नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने कुछ केसेस को शुरू में इस वीडियो के शुरू में शेयर किया कि किस तरीके से रीअकरेंस हो सकती है या किस तरीके से लोग दोबारा भी इससे मुब्तला होते हैं। एक और सवाल जो बहुत जरूरी है, मैं निम्रा आपकी इजाजत से जो यहाँ करना चाहूंगा, वो मुझसे पूछा लोगों ने, वो और वो इस हवाले से कि जो खबरें आती हैं खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर बीमारी के हवाले से, क्योंकि आजकल ये यही टॉपिक है और इसी पे लोग बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उन खबरों को फिल्टर करना मुश्किल होता है आम लोगों के लिए। आप गेस कर सकते हैं, बेसिक बायोलॉजी नहीं है लोगों के पास, बेसिक तालीम नहीं है लोगों के पास। जब वो किसी खबर के बारे में सुनते हैं तो उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं। सर ने बड़े कंट्रोल, डॉक्टर शहजाद ने बड़े कंट्रोल अल्फाज में बताया कि ये एक खबर थी कि जब पीसीआर की किट बना ली पाकिस्तान ने और उसकी वजह से हम शायद वो वैक्सीनेशन का खबर भी उसे चल गया, तो जबकि जिसकी मैंने उस वक्त भी वजाहत की थी कि दरअसल वो एक पीसीआर प्राइमर्स हैं जो उन्होंने डिजाइन किए थे, वो उसके लिए सिर्फ आपको किसी डीएनए या आरएनए का सीक्वेंस दरकार होता है। लेकिन ये सिर्फ हमारे शऊर या आम आवाम के अंदर साइंस को ना पढ़ने की या उसके बारे में ना जानने की वजह से इस तरह की अफवाह या दूसरी बातें जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए हमने पहली वाली किस्त में उन तमाम मिथ्स के बारे में बात किया ताकि लोग ये जान लें कि इसके बारे में सच और हकीकत जो है वो एक्चुअली वो क्या है। जैसे कि बीमारी के हवाले से एक सवाल मुझसे पूछा गया कि खबर आई सीएनएन के ऊपर पब्लिश हुई 17 तारीख को, एक दवाई है जिसका नाम है, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंसिएट ना करूं तो सॉरी, वो उसका नाम है रेमडेसिविर। ये एक दवाई है जो डॉक्टर्स ने टेस्ट की कुछ मरीजों के ऊपर और उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से रिकवर हुए वो मरीज। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ये आम लोगों को समझाने वाली बात है कि जब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स इस बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो डॉक्टर जो करीब तरीन कयास कर सकते हैं, जो ड्रग्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं इंसानों के ऊपर, वो उन्हीं में से किसी दवाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जबकि नई ड्रग बनाने के लिए बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। और जब वो उनको वो दवाइयां दे रहे होते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं उसकी वजह से, तो उन डॉक्टर्स के लिए भी और साइंसदानों के लिए भी ये कंक्लूड करना मुमकिन नहीं है कि दरअसल यही वो दवाई थी या यही वो ड्रग थी जिसने इन लोगों को ठीक किया। और उस खबर के अंदर जब हम डिटेल में मैंने जब उसको पढ़ा तो डॉक्टर्स ने भी क्लेम किया कि अब ये ठीक हो गए हैं और हो सकता है ये अपने इम्यून सिस्टम की वजह से ठीक हो गए हो सकता है किसी और फैक्टर की वजह से ठीक हो गए हो। लिहाजा जब आप खबरों को जाने या पढ़े तो उससे बहुत ज्यादा पैनिक होने की बजाय या उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की बजाय हमें उन लोगों पर डिपेंड करना चाहिए जो इसका तज्जिया जो है वो ईमानदार यानी कि एक्सपर्ट होने की बुनियाद के ऊपर करके आप तक पहुंचा सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल आ गया, मुझे लगता है मैं डॉक्टर शहजाद से वो क्वेश्चन पहले पूछ लेती हूँ एंड देन आई विल कम बैक टू यू। प्लीज हमसे सवाल है कि जो लोग क्या कहते हैं पेशेंट्स जो रिकवर कर लेते हैं तो उनका जो प्लाज्मा है उससे हम वैक्सीन बना के पाकिस्तान में क्या ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, उसको हम वैक्सीन तो नहीं कहते, उसको इसलिए लफ्ज यूज होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, या थेरेप्यूटिक एंटीबॉडी। जी जी। कुछ केसेस में डेफिनेटली वो काम करता है, लेकिन उसमें बहुत सी लिमिटेशंस हैं। एक तो ये है कि आपको एक मैसिव लेवल पे वो प्लाज्मा इकट्ठा करना मुश्किल है, ठीक है, बहुत से लोगों का। और फिर ये HIV केस में हमने देखा है कुछ साल पहले इस तरह का कि वो क्रॉस रिएक्टिविटी थी, कि वो एंटीबॉडीज जिनको एज ए पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज किया जाना था या जो मकसद था,
जी वो इम्यूनोजेनिक थी, उस बंदे का अपना इम्यून सिस्टम उन एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक्टिव हो गया। ठीक अच्छा है, ठीक है उसमें कुछ केसेस में शायद ये सक्सेसफुल है, लेकिन इसको आप यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें ठीक बहुत सी लिमिटेशंस हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा कमिंग टू यू मुस्तफा, मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है कि जो हमारी साइंस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनका क्या रोल होना चाहिए इन द करंट सिचुएशन दैट वी आर एट? ओ माय गॉड, ये ये सवाल बड़ों से करने वाला है। ये प्रोफेसर सादत इस सवाल का जवाब देंगे कि हमारी साइंस कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो बात डॉक्टर शहजाद ने इससे पहले कही, मैं वो बहुत सादा और समझ आ जाने वाली बात है कि इस बीमारी को पकड़ने के लिए, तशखीस करने के लिए जो तरीकाकार दरकार है, उस तरीकाकार की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। वो हर लेबोरेटरी में, अंडर ग्रेड यूनिवर्सिटीज की लेबोरेटरीज में पीसीआर मशीन मौजूद है जो वही काम कर सकती है जो कोई भी और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में मौजूद मशीन करेगी। अगर हम मैंने इससे पहले ये जुमला बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मेरे ऊपर पैसे खर्च के मुझे पीएचडी करवाते हैं, बाकी लोगों को करवाते हैं। स्टेट ने उनको तैयार किया है इस काम को करने के लिए, और उसके बाद आप इन्हीं लोगों को घर बिठा देते हैं या उनसे कहते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व। ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक और चीज जो जर्मनी ने की इससे पहले, कि जिसको मैंने एक सादा तस्वीर के जरिए शेयर करने की कोशिश की थी, कि कैसे हम पूल करके बहुत सारे सैंपल्स को भी अपने थोड़े रिसोर्सेज की इस्तेमाल करके ज्यादा जवाब जो है वो हम शायद हासिल कर पाए। तो पाकिस्तान की साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की साइंटिफिक कम्युनिटी को सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि लोगों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि दे आर द ओनली वन जो इस बात को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए उनको आना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है, सोशल मीडिया के ऊपर आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और जिन्होंने इनको कवर किया हुआ था, ढांपा हुआ था, चाहे वो, मैं उनके टॉपिक्स के नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पे बात करते थे। और पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग आ रहे हैं ये आमतौर पर नहीं आते थे। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं। वो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए, लेक्चर्स बनाए और ऑनलाइन आए। और उन लोगों को चाहिए कि वो अगर दूसरों से बात करें, वो अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करें, मस्जिद के लेवल के ऊपर जाकर लोगों से बात करें और अपने गली मोहल्ले में लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें कि असल में इस बीमारी की वजूहात क्या है और हम इसको कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर साजिद पे छोड़ूंगा कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लें कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं, उनसे डेफिनेटली हम जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो डेफिनेटली हम उनसे पूछ के उनकी वीडियो बना के जरूर जी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन है वो मैं उसका आंसर करना चाहूंगा। वो फातिमा अजीज ने किया कि पाकिस्तान में BSL-4 लेबोरेटरी नहीं है तो हम कैसे इसको टेस्ट करेंगे। ये एक अहम सवाल है। याद रखें कि कोरोना वायरस जैसी इन्फेक्शियस बीमारियों को चेक करने के लिए जहां पर पेशेंट आएगा उससे ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, उसको महफूज किया जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए हमें हायर सेफ्टी लेवल चाहिए। इसको BSL-3 BSL-4 लेवल की सेफ्टी कहते हैं, हायर। तो हमारे पास वो लैब्स नहीं है तो हम उन्हें कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता, जुगाड़ जो है वो निकालनी चाहिए। हम लोग बहुत ज़हीन है इस मामले के अंदर। जो मेरा प्रपोजल है इस बारे में वो ये है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रलाइज्ड BSL-3 BSL-4 लेवल की लेबोरेटरी कलेक्शन सेंटर बनाए, जहां पर उन पेशेंट्स के सैंपल्स को ना सिर्फ हासिल किया जाए बल्कि उनको वहीं पर प्रोसेस कर दिया जाए। एक बार आप उन सैंपल से RNA निकाल के DNA में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद आप अपनी लेबोरेटरीज में मौजूद PCR मशीन के अंदर भी बगैर किसी प्रॉब्लम के उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी पेशेंट्स को डील करे और उसके निकलने वाले मटेरियल यानी कि RNA को, जिससे डायग्नोसिस होनी है या जिससे रिसर्च होनी है, उनको वो दूसरी जगहों पर भेजते जहां पर इतनी हाईएस्ट BSL फैसिलिटी जो है वो दरकार नहीं होती। तो कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो रास्ता जो है वो हम निकाल सकते हैं और ये हमें दिनों में करना है। इसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। इसके लिए हम वो जो डॉक्टर शहजाद बहुत अच्छे से बताएंगे आपको कि कितने रास्ते होते हैं, कितने स्टेजेस, कितने बाबू लोग दरमियान में आते हैं, फिर कहीं जाकर वो चीज मटीरियलाइज होती है। तो ये काम एग्जेक्टिव एक्शंस वाले हैं। गवर्नमेंट को और बाकी लोगों को ये बस फैसला करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज अगर मुझे आप अलाउ करें, मैं जस्ट वांट टू मेंशन कि हमारे यहाँ काफी अब डायग्नोस्टिक तो वो टेस्टिंग तो हो रही है। तो मैं एक डेटाबेस है जिसको मैं फॉलो करता हूँ डेली बेसिस पे। तो उस पे होता ही है कि जितने भी सीक्वेंस आ रहे होते हैं ना, जीनोम सीक्वेंस, ठीक है ना, वो अपडेट हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे। हंड्रेड्स ऑफ जीनोम सीक्वेंस डिफरेंट कंट्रीज पे जो भी आता है वो, उसकी बुनियाद पे वो उन्होंने एक बनाया हुआ फाइलोजेनेटिक पूरा एक ट्री है, उसका पूरी एवोल्यूशन है पूरी दुनिया में, वो डेली बेसिस पे उस पर अपडेट आ रहा होता है। इट्स लाइव एवोल्यूशन, ठीक है।
तो उसके बुनियाद पे अभी तक तकरीबन 10 क्लेड्स उसके डिफाइन हो चुके हैं, उनमें इतनी डिफरेंस है। ठीक है, तो आई वॉज लुकिंग फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान में क्या है, कौन सा क्लेड है। तो आई वॉज सरप्राइज कि पाकिस्तान से सिर्फ उस डेटाबेस में एक सीक्वेंस है जो वहां पे है, और हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा क्लेड है और क्या करना है। तो उसमें आई थिंक जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं स्पेशली गवर्नमेंट की, अगर वो एकेडमिया के साथ थोड़ा सा इस तरह से मिलके वो पीसीआर तो कर ही रहे हैं, और उसका अगर आगे सीक्वेंसिंग भी कर ली जाए तो कम से कम हमारे पास ये डेटा जरूर आ जाए कि हमारे पास जो एक तो उसको ट्रेसिंग भी हो जाएगी कि ये क्या यूरोप से आया है या चाइना से आया है, ये कहाँ से आया है, इसका जो एक्चुअल किस उसका रूट क्या है। ठीक है, उसकी बात से भी काफी एक इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। जैसे इंडिया का मैंने देखा तो उसमें तो सेवरल हंड्रेड्स उस डेटाबेस में थे जीनोम सीक्वेंस, और पाकिस्तान का जस्ट एक था। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वायरस का सीक्वेंस करना। ठीक है, अब डीएनए तो डायग्नोस्टिक लैब बना ही रही हैं, तो उसके बाद उसका एक प्राइमर यूज करके सीक्वेंस करना है। अगर नहीं है तो बाहर से भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सीक्वेंसर मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, मुझे पता कई यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज हैं। तो कम से कम कुछ 100-200 मुख्तलिफ जगहों से सीक्वेंसेस अगर हो तो उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे मुल्क में जो वायरस है वो किस क्लेड का है। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास और हमने ऑलमोस्ट सारे अपने कमेंट्स वाले क्वेश्चंस जो है एड्रेस कर लिए, एंड जो डॉक्टर साजिद वाले क्वेश्चंस है वंस अगेन वी विल अपलोड देम शॉर्टली आफ्टर दिस, एंड थैंक यू वंस अगेन कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। थोड़ी सी टेक्निकल इशू हमारे पास काफी रहे हैं। अच्छा, सो देयर इज अनदर आई थिंक कमेंट पे आ रहा है कि देयर इज ओनली वन सीक्वेंस इन पाकिस्तान, सो मेनी क्लेम्स कोटिंग ऑन। अच्छा, तो अगेन एड्रेसिंग के व्हाट्सएप पे जो है वो क्लेम्स आ रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी द कमेंट सेक्शन। डॉक्टर शहजाद जी डॉक्टर मुस्तफा। सो इसमें जी डॉक्टर शहजाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं सीक्वेंस के बारे में? ओके, लेट मी ट्राई देन। इसमें ये है कि हमसे एक सवाल पूछा गया कि ये वायरस जो है वो अपने आप को चेंज करता है। ये दुरुस्त बात है, ये एवोल्यूशन का हिस्सा है। वायरस जो है कोई भी होगा, वो एक तो पहली बात क्योंकि वो एक जिंदा चीज नहीं है जब तक कि वो किसी खुलिये के अंदर मौजूद नहीं हो, तो उसके पास अपने आप को बदलने की एक ही जगह मौजूद है, और वो जगह क्या है, वो कोई जिंदा खुलिया है जिस तक वो पहुंच जाए। तो अगर हम किसी वायरस को होस्ट फराहम करते रहेंगे, अगर उसको हम जिंदा रखेंगे चंद सालों तक तो या चंद महीनों तक, तो ये प्रोबेबिलिटी की बात है कि वो अपने सीक्वेंस को नेचुरली तब्दील करता रहेगा। और जैसे डॉक्टर शहजाद ने बताया कि ये इंफॉर्मेशन लोकल सतह पे बहुत जरूरी है कि हमें किस किस्म की चीजों का सामना है, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी बना सकें। अगर फर्ज करें अगर हम ये बात 1-1.5 महीने पहले पता लगा लेने में कामयाब हो जाए कि जो वायरस हमारे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में जिन लोगों में आया, ये इटली वाला वायरस है, ये यूके वाला है, या ये ईरान से आया है, या ये वुहान से आया है, तो शायद हमारे पास प्लान करने को, स्ट्रेटेजी बनाने को थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाए। और एक बहुत जरूरी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, WHO के प्रेसिडेंट ने कल बोली है कि जो मुल्क इस वक्त पीछे हैं इससे मुराद, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वायरस की अलग अलग स्टेजेस हैं, उनको पहले जो मुल्क आगे चलेंगे हैं उनके तजर्बात से सीखना और समझना चाहिए। तो इस वक्त हमें उन लोगों से सीखना चाहिए कि वो उन लोगों ने वायरसेस को और इस बीमारी को अपने मुल्क में किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। और परसों एंजेला मर्केल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो एक खातून है, एक थोड़ा सा वो एक साइंटिस्ट भी है, उन्होंने शेयर करने की कोशिश की, लोगों को साफ और सादा अल्फाज में बताने की कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, नहीं करेंगे या कम करेंगे तो हम 1 महीने के अंदर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो चौक हो जाएगा, और अगर हम करेंगे तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है उसके चौक होने का चांस जो है वो चंद महीनों के बाद आएगा। तो जितना हम इन सिचुएशंस को या गवर्नमेंट को या उन साइंसदानों की बनाई हुई जो या उनकी समझ के मुताबिक या डेटा के मुताबिक जो स्ट्रेटेजीज है उनको फॉलो करेंगे, हम दरअसल अपनी हुकूमत को चांस देंगे, उनको वक्त देंगे, अपने रिसोर्सेज को, डॉक्टर्स को वक्त देंगे कि वो उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहकर मरीजों को जो है ज्यादा से ज्यादा इलाज फराहम कर सकें। याद रखें कि एक वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता अगर हम इसको जाने देंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो इतने होंगे कि हम उनको हॉस्पिटल्स में अकोमोडेट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट और बाकी इदारे कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन आए जिसकी वजह से उनको डील करने में मुश्किल हो, और उसके बाद वो आप जानते हैं कि उसकी वजह से सिविक अरेंजमेंट्स और बाकी अनरेस्ट है उसको भी जो है वो भी बढ़ सकता है इसके बाद।
जी निम्रा। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली डन विद दिस questions that I had, and I think कि हमारे comment section में भी we've covered almost all the questions. So thank you so much for joining me. आप लोग अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है तो प्लीज डू। डॉक्टर शहजाद, अब मैं आपसे शुरू करती हूँ, आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक सिर्फ एक ही मैसेज है जो मैंने भी दिया, वो है डिसिप्लिन। ठीक है, ठीक है जी। हमें ये अज्यूम करना है हर शख्स को, सबसे पहले मैंने ये अज्यूम करना है कि मेरे अंदर वायरस है, मैंने अपने से दूसरे बंदे को बचाना है, और फिर ये अज्यूम करना है कि दूसरे बंदे में भी है, उससे भी बचना है। ठीक है, ये जब हम अज्यूम कर लेंगे और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको उसके मुताबिक डिसिप्लिन कर लेंगे, हमने किस तरह से करना है, तो आई थिंक वी कैन मैनेज इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो उन्होंने वो मास्क अपनी ठोड़ी पे पहना होता, मैंने पूछा ये क्या किया, कहता है जी वो सांस मुश्किल से आता है। तो वो तो हमारे मैनेजर ने कहा था पहनना है, तो मैंने पहन लिया, लेकिन क्या करें। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना है, हमें इसको सीरियसली लेना है, और ये बड़ा इजीली मैनेजेबल है। ठीक है जी। डॉक्टर मुस्तफा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं जल्दी जल्दी 4-5 बातें, जिनमें से पहली बात के हमें से डरना नहीं है, और इसके डर को कम करने के लिए हमें इसके बारे में जानना है। आप जितना अच्छे तरीके से इसको जानेंगे और समझेंगे, आपका डर का लेवल जो है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमें इस बात को समझना है कि हमारी पॉपुलेशन में वल्नरेबल लोग कौन है, वो कौन है जो इससे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, उनके बारे में हमें ज्यादा ख्याल करना है। याद रखें, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनसे हमें खतरा नहीं है, उनको हमारे से खतरा है। ठीक है। उनको हम उन तक मुंतकिल कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों का ख्याल किसी और तरीके से रखना है। और बिल्कुल जो है वो इसके लिए इसको बहादुरी से फेस करें, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्ट करना हम जैसे मुल्क के लिए बहुत नागुज़ीर है, इसलिए गवर्नमेंट मजबूर है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके पहिए को चलाए। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, जैसे डॉक्टर शहजाद ने कहा कि कोरिया जनरल इलेक्शन करवा सकता है इतनी शदीद डिसिप्लिन के साथ, तो हम लोग कम से कम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी ख्याल से जो है वो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस बैलेंस को मत तोड़ें और डिसिप्लिन के साथ रहें, ताकि हमारे गवर्नमेंट को और हेल्थ के इदारों के ऊपर इतना प्रेशर ना आए जो उनके लिए काबिल बर्दाश्त ना रहे। और वो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी, वो सारे रिसर्चर्स जो हैं जो इसके बारे में जानते हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आए और वो लोगों के साथ शेयर करें और उनके खौफ को कम करने में उन सबकी मदद करें। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन शहजाद एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मुझे पता है थोड़ी बहुत टेक्निकल मसले जरूर हुए और आई एम सॉर्ट ऑफ सॉरी टू द व्यूअर्स के डॉक्टर साजिद हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह हम उनके क्वेश्चंस जरूर आप तक जो है उनके जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। वंस अगेन थैंक यू टू द ऑडियंस जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमसे इतने मजे के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज पूछे हैं, एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस जो हमारे टेक्निकल थोड़े बीच में इश्यूज रहे हैं। सो प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आज जो आपने यहाँ से जाना है, सीखा है, उसको जरूर आगे कन्वे करें, ताकि हम जो एक इफेक्टिव और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की साइकिल है वो कंटिन्यू रख सकें, ताकि जो व्हाट्सएप बाकी जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।